प्रोफेसर शमीम, आपसे एक चीज ही पूछनी है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो जो मामला है, ये क्या इस वजह से ये इसको राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, इस वजह से कर रहा है क्योंकि पास्ट में भी ये मेन मुद्दे से इससे निकलने में सक्सेसफुल हुए थे? मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूं, और उसका वो 2 एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आप उसमें बताइए। एक केस हुआ था, अगर आपको याद हो, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर। उसके जब सीबीआई ने उसको लिया था, उसके मुख्य अभियुक्त हमारे अमित शाह जी थे, लेकिन अमित शाह जी एक दिन भी कोर्ट नहीं गए और उनको चार्जेस से बरी कर दिया गया। एक दिन भी कोर्ट नहीं गए थे, और जबकि ये हुआ था कि वो कोर्ट चलेगी बंबई में इत्यादि इत्यादि, जस्टिस लोया की उसी में मृत्यु भी हो गई, वो एक दिन भी कोर्ट नहीं गए। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं, ये पता होना चाहिए। दूसरा, जब गोधरा दंगों पे नानावती मेहता कमीशन या नानावती शाह कमीशन, फिर नानावती मेहता कमीशन, जो बाद में उनकी डेथ हो गई तो नानावती मेहता कमीशन, वो कमीशन हुआ था अपॉइंट कि गोधरा के समय सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया उसकी जांच के लिए। मुख्यमंत्री थे हमारे मोदी साहब। उस पूरे कमीशन ने एक बार भी, पूरी कमीशन की 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल तक, रिपोर्ट तो 2014 में पार्ट 2 वाली रिपोर्ट आई, 2002 में करीब 12 साल कमीशन चला, एक बार भी उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री से एक बयान तक नहीं लिया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जो अभी कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस तरह से करके हम अडानी को मैनेज कर लेंगे, अडानी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा और जो जो दोस्ती है वो कायम रहेगी? प्रोफेसर शमीम जी, थैंक यू वेरी मच, सबको सलाम। देखिए, राहुल गांधी ने जो कहा कोई एक नई बात नहीं कही है और जो सच्चाई से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में, इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है। खतरे में कैसे होती है? खतरे में वही होती है जो अभी हमारे दोस्त प्रोफेसर साहब ने कहा, रविकांत जी ने। किसान 750 मर गए, 1 साल से ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन रहे, सर्दी गर्मी में बाहर रहे, आपने ना उनसे बात करी, ना उनके 750 मरने पे कोई अफसोस जाहिर किया। तो ये क्या डेमोक्रेसी में ये मुमकिन है? डेमोक्रेसी में जो हुकूमत करता है, जो अपोजिशन है, दोनों ही एक दूसरे की बात भी सुनते हैं, और अगर अपोजिशन उठाए या कोई भी, उस चीज पे यकीन भी किया जाता है। ये तो वो हुआ। दूसरी चीज, जिस तरह से, ये कोई नई बात नहीं, रोज ही डिस्कशन में आ रहा है कि जिस तरह से अपोजिशन के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं ईडी और सीबीआई के, वही आदमी रूलिंग पार्टी में चला जाए तो उसके बाद नहीं होता। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? तो उन्होंने जो मेनली मुद्दे वहां उठाए हैं, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खतरे में है। और मैं ये समझता हूं, लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ नहीं कह पा रहे हैं, डर भी है, या ये आजकल शराफत इसे ही कहते हैं कि आप अच्छा कहें ना किसी को बुरा कहें, चुप रहिए, दैट इज द बेस्ट वे। लेकिन डेमोक्रेसी तो नहीं है। जो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी तो डाइल्यूट हो रही है। उसके बाद आप एक और किसान से जुड़ा हुआ मैं मुद्दा कहूंगा। एक वर्ड है एमएसपी, दूसरा है एमआरपी। एमआरपी में यह है कि आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी रॉ मटेरियल, उसकी लेबर, उसकी बिजली, उसका खर्चा निकाल करके फिर अपना प्रॉफिट 10 या 20% लगा करके एमआरपी लिखते हैं। आपको राइट है जो आप बना रहे हैं। एक किसान है, पैदा वो कर रहा है, आप दिल्ली में बैठ के उसकी कीमत की एमएसपी कहते हैं उसे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो भी मैक्सिमम नहीं मिनिमम है, और वो भी आप देने को तैयार नहीं। आज का हालत देखिए। आपने तो ये कहा था हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, किसान के ऊपर पूरा मुल्क चलता है, किसान से हमारी इकोनॉमी है, उन्हें स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनकी दुगनी आय करेंगे, बहुत कुछ कहा। आजकल की टीवी की न्यूज है कि एक जहां ये प्याज हो रहा है महाराष्ट्र में, 1 रुपया 5 पैसे पर केजी, वो एक आदमी ने 8 या 10 क्विंटल बेची और 10 रुपए का उसे चेक मिला, सारे खर्चे काटने के मिले। उसके बाद अब आलू, आज ये वेस्टर्न यूपी है, पूरा नॉर्दर्न इंडिया है, आलू जो है उसका हर चीज की कीमत, बिजली बढ़ गई, खाद बढ़ गया, सब चीजों की कीमत बढ़ी। आलू की कीमत जो खेत से चल रहा है वो 2 और 3 रुपया पर केजी है। मार्केट में 10 और 12 मिल रहा है, इवन 8 रुपए भी मिल रहा है। तो ये देखिए किसान को हमने कितना बहादुर किया। तो अंदाजा यह है कि डेमोक्रेसी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। डेमोक्रेसी की बात आदमी तभी करता है जब वो स्ट्रांग हो, उसे खाने पीने को मिले। आप उसका खाना पीना, रोजी रोटी सब खत्म कर दीजिए तो वो तो खुद ही बोलना बंद कर देगा। जैसे आपने
19 रुपया और कम कर दिया, 1900 रुपया पर क्विंटल गेहूं की कीमत। प्रोफेसर साहब जी थोड़ा इस पे बात कर लें कि जो ये विपक्ष है वो एकजुट, क्योंकि ये महंगाई की बात तो तब होगी जब वहीं आ रहा हूँ। तो मुश्किल क्या हो गई ये कि विपक्ष की तो यह है कि ममता जी को एक टाइम में ये सोचा जा रहा था कि शी डिजर्व टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और इसी ने एक वहां टक्कर दी है, एक जंग लड़ी है। लेकिन अब तो 8 महीने से चुप है, एक वर्ड नहीं बोल रही। दूसरी चीज, जो रीजनल पार्टीज हैं वो ये समझती है कि अगर हम अलायंस करते हैं या साथ आते हैं सब अपोजिशन, तो शायद कांग्रेस को कुछ देना पड़े और हमें कुछ खोना पड़े। इन्हें यह अंदाजा नहीं कि 24 के बाद इनका हिंदुस्तान के नक्शे से इनका नाम ही गायब हो जाएगा अगर अपोजिशन कुछ नहीं कर पाई। रहा कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, हो सकता है इस इलेक्शन में नहीं, अगले वो तो सरवाइव करेगी क्योंकि वह है नेशनल पार्टी। अब आइए राहुल जी के ऊपर, इन्होंने क्या किया, जो हिंडनबर्ग का मामला आया पूरी दुनिया को उसने हिला के रख दिया, आप सभी लोग जानते हैं, और एक बहुत बड़ा मसला था। इन्हें खतरा यह था कि जैसे पार्लियामेंट्री शुरू होगी तो अपोजिशन नहीं चलने देगी और जाहिर है उस पर बात करना चाहेगी, आपको दबाव देगी कि आप इसे डिस्कस करिए, लेकिन उसे प्रीएम्प्ट करने के लिए आपने राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठा दिए, इवन उसे देशद्रोह की बातें आप करने लगे, तो ये चलेगी नहीं। ठीक है, आप पे बहुत पावर है, आप पे ब्रूट मेजोरिटी है, आप जो चाहे करिए, लेकिन ये दुनिया देख रही है। जहां तक सवाल है, अभी कहा कि देखिए अब है सोशल मीडिया, अब जो है हर चीज पब्लिक, एक मिनट सर, पब्लिक उसमें है व्यू में, तो यहाँ बोले या अमेरिका में बोले सारी दुनिया सुनती है। जो हम यहाँ बोले, मोदी जी ने क्या क्या नहीं बोला राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस के लिए बाहर के मुल्कों में जाकर के, क्या वो मुल्क की इज्जत थी? आपने यहां तक किया जो किसी मुल्क को नहीं करना चाहिए कि दूसरे मुल्क की वहां की जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें इंटरवीन करना। हमने तो यहां तक किया कि हम अमेरिका जा करके उनके इलेक्शन। प्रोफेसर साहब आपसे ये समझना है, प्रोफेसर साहब क्या फ्रीज हो गए हैं? प्रोफेसर साहब आपसे ये समझना है कि जो विपक्षी एकता है वो इस डर के मारे एक हुई है या उसका एक बाकी विमर्श भी होना चाहिए ना, केवल ये कह देना कि हम सीट जीत जाएंगे हमें, लेकिन एक लार्जर चीज भी तो बननी चाहिए। जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई, उस पे अभी तक बहुत कुछ काम नहीं दिखाई दे रहा है। मैं एक छोटी टिप्पणी आपसे इस पे चाहूंगा, क्या ये ऑपोजिशन यूनिटी केवल इलेक्शन जीतने के लिए, या ये जो आरएसएस की विचारधारा है उसको काउंटर करने के लिए कोई कॉन्क्रीट चीज होनी चाहिए? जी मैं बोलूं? जी हाँ, देखिए जहां तक सवाल आ रहा है अपोजिशन यूनिटी, ये सिर्फ जीतने ही के लिए तो है ही इमीडिएटली, लेकिन ये मुल्क को एक जगह लाने की, सब कम्युनिटीज को साथ लेने की, जिसे कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसकी तरफ भी एक मुंह होना चाहिए और है मेरे ख्याल से। अभी जैसे कहा था कि मायावती और ममता ये दोनों जानती हैं कि अगर 2024 में ये आए तो दे विल बी मोर अनकंफर्टेबल और इन्हें भी बहुत बड़ी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। क्यों? बीजेपी का मेन गेम ये भी है कि इन्हें बिल्कुल खत्म कर दें इन पार्टीज को। दूसरी चीज, सर्टेनली दोनों में दहशत है, ईडी और सीबीआई का, तो अभी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे भी अंदाजा ये है कि इलेक्शन से पहले दे विल फील मोर कंफर्टेबल विद यूपीए या कई अपोजिशन के साथ, वहां इनमें हिम्मत रहेगी अपनी बात कहने की, मनवाने की। ये मुमकिन नहीं है कि अगर मोदी जी वापस आते हैं, बीजेपी वापस आती है, उसमें ये कोई अपनी बात मनवा ले, बल्कि उसके बाद इन्हें भी उसी तरह से टारगेट किया जाएगा जिस तरह से दूसरों को किया जा रहा है। तो जहां तक इसका सवाल है, मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि इन्हें भी मजबूरन अपने सर्वाइवल के लिए साथ आना पड़ेगा। जैसे अभी केजरीवाल, सिसोदिया ने जो एजुकेशन में किया, शायद मुल्क में पहला आदमी है इतना बड़ा पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए एजुकेशन को बढ़ावा दिया। आपने तो उसे कर दिया, उसके खिलाफ कोई केस नहीं। जो पॉलिसीज बनती है, पॉलिसी तो अक्सर बनती है कि बनी वो फेल हो गई, कामयाब नहीं हो पाए। कुछ लोग हर पार्टी में, चाहे सेंट्स को ले आइए, साधुओं को ले आइए, कुछ गलत आदमी एंटर हो जाते हैं अपने फायदे के लिए। हो सकता है जो उन्होंने शराब की नीति बनाई थी, कुछ लोग ऐसे रहे, उससे फायदा उठाया,
लेकिन मेन चीज क्या सिसोदिया ने उठाया, क्या केजरीवाल ने उठाया? नहीं उठाया। लेकिन केजरीवाल का भी ये जो सोच थी कि मैं अकेला ही चलूंगा और बीजेपी सेंटर में रहे, यहां मैं सब स्टेट को ले लूंगा, उन्हें गलत फहमी थी। उन्हें अब क्लियर कट जो वो कर रहे हैं शायद कि या तो बीजेपी के साथ रहें या अपोजिशन के साथ रहें, और वो अपोजिशन ही कहेंगे, क्योंकि बीजेपी ने शुरू में उन्होंने भी ये सोचा था कि सेंटर में हम आएंगे, स्टेट में ये रहेगा, नो प्रॉब्लम। अब उन्हें ये खतरा हो गया कि ऐसा ना हो दिल्ली में केजरीवाल सब सीटें ले जाए, हालात माहौल बिगड़ रहा है, तो इन्होंने उसे अटैक किया है। और इनकी जो नीयत है वहां भी, इससे पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज गया अपोजिशन को, जो इन्होंने बॉम्बे महाराष्ट्र में किया, जो मध्य प्रदेश में किया, कि वर्टिकल स्प्लिट हो सकता है। केजरीवाल को ये कोशिश करें, अंदर करें, और फिर पंजाब में और यहाँ वर्टिकल स्प्लिट करके अपनी हुकूमत बना ले, क्योंकि ये तो बना चुके, जहां की 5 सीट है वहां इन्होंने हुकूमत बना ली। तो देखिए, इससे मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क चलेगा साफ सुथरी। ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी हो सकती है, आप राइट में, दूसरे लेफ्ट में, आपको राइट है, लेकिन आपको ये राइट नहीं है कि आप अपोजिशन को खत्म करें। और यहाँ जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, और उसने जो कहा कि अब सही राहुल सामने आया है, लोगों जो उन्हें बना रखा था, जो लोगों की जहन में इमेज थी, वो खत्म हो गई। अब इन्हें खतरा है राहुल से। जहां तक वो ये भी बात सही है कि इसे अरेस्ट करना तो आसान नहीं, लेकिन ये उसे फिनिश करना चाहेंगे पॉलिटिकली और मॉरली, कि वो आगे ना रहे, और जब वो नहीं रहेगा और तो छोटे मोटे वो तो डर के घर में बैठ जाएंगे। तो ये टैक्टिक्स मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है, और डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, ये उनका कहना काफी हद तक सही है। थैंक यू। ठीक है।